तमिलनाडु का सिंघम कहे जाने वाले के अन्नामलाई ने 2 जून को भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और चर्चा है कि अन्नामलाई भाजपा छोड़ने के बाद अब अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन यह इस्तीफा अचानक नहीं आया है, इसका अंदेशा पहले से ही लगना शुरू हो गया था, क्योंकि अन्नामलाई ने सार्वजनिक तौर पर भाजपा से पहले ही दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फिर चाहे वो 29 मार्च को कोयंबटूर पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत से नदारद रहना हो या कोयंबटूर में हो रहे प्रदेश केंद्रीय समिति की बैठक में शामिल न होना। यही नहीं, इस इस्तीफे से पहले ही अन्नामलाई से जुड़ा संगठन अन्नामलाई अंबु कूटम भी अचानक एक्टिव हो गया है और तेजी से कार्यकर्ताओं की भर्ती भी शुरू हो चुकी है। कोयंबटूर की सड़कों पर लगे फियरलेस माइंड्स हैज नो लिमिट के पोस्टर्स को देखकर कयास लगाए जा रहे थे कि अन्नामलाई जल्द ही भाजपा छोड़कर नई पार्टी बना सकते हैं। इनमें से एक काम तो हो गया है, अन्नामलाई ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में चर्चा करेंगे के अन्नामलाई की राजनीति पर। तमिलनाडु के करूर जिले में एक प्रभावशाली समुदाय है गोंडर। 4 जून 1984 को इसी समुदाय से आने वाले एक किसान कुप्पू स्वामी के घर अन्नामलाई का जन्म हुआ था। आगे चलकर अन्नामलाई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2007 में कोयंबटूर के पीएसजी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल की डिग्री हासिल की और फिर साल 2010 में आईएम लखनऊ से एमबीए की। मन सिविल सर्विसेज की ओर था तो 2011 में यूपीएससी पास कर ली और कर्नाटक कैडर में आईपीएस के तौर पर ज्वाइन किया। इस दौरान उन्हें कई प्रमुख पद मिले। 2013 में कारकला के एएसपी बने, उडुपी और चिकमंगलूर के एसपी बने। 2019 में रिजाइन करने से पहले बेंगलुरु साउथ के डीएसपी के पद पर तैनात थे। अन्नामलाई की छवि एक ईमानदार सुपर कॉप की बनी। इतने लोकप्रिय रहे कि उडुपी से जब बेंगलुरु ट्रांसफर हुआ था तो उडुपी की जनता ने विरोध कर दिया था। फियरलेस पुलिसिंग के चलते लोगों ने उन्हें सिंघम नाम दे दिया। लेकिन एक रोज अचानक मई 2019 में अन्नामलाई ने अपनी आईपीएस की नौकरी से रिजाइन दे दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण जनार्दनन की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएस छोड़ने के कई कारणों में से अन्नामलाई ने अपने फेयरवेल लेटर में 2 अहम कारण बताए थे। पहला कारण था कैलाश मानसरोवर की यात्रा। अन्नामलाई के मुताबिक इस यात्रा ने उन्हें उनके जीवन की असली प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। और दूसरा कारण था दिसंबर 2018 में स्वाइन फ्लू से हुई सीनियर आईपीएस मधुकर शेट्टी की मौत। अन्नामलाई ने लिखा था कि मधुकर शेट्टी सर की मौत ने एक तरह से मुझे अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। रिजाइन देने के बाद कुछ समय तक अन्नामलाई बिल्कुल गुमनाम रहे। फिर उन्होंने अपनी संस्था वी द लीडर फाउंडेशन के जरिए जन कल्याणकारी काम शुरू कर दिए। खेती किसानी के काम में जुट गए। इस दौरान उन्होंने 8 साल के अपने छोटे आईपीएस करियर को लेकर एक किताब पर भी काम करना शुरू किया। यह किताब उनकी राजनीति में एंट्री के बाद साल 2021 में छपी, जिसका नाम था स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी, रेवलेशंस ऑफ अ रियल लाइफ सिंघम। अन्नामलाई को आईपीएस की नौकरी छोड़े 2 साल हो चुके थे। छोटे मोटे सोशल वर्क के काम में एक्टिव अन्नामलाई ने मई 2020 के एक रोज फेसबुक लाइव के जरिए राजनीति में एंट्री का ऐलान कर दिया। शुरुआत में यह साफ नहीं था कि अन्नामलाई किस ओर जाएंगे। उस वक्त खबरें थी कि सुपरस्टार रजनीकांत भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। एक समय में अन्नामलाई ने कहा था कि वो रजनीकांत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर रजनीकांत कोई पार्टी बनाते हैं तो वो उनके साथ जुड़ने पर विचार करेंगे। लेकिन जब रजनीकांत की ओर से कोई कमिटमेंट नहीं मिला तो 3 महीने के इंतजार के बाद अन्नामलाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अन्नामलाई ने कहा था कि वक्त के साथ मुझे ये एहसास होने लगा था कि देश को सामाजिक के साथ राजनीतिक परिवर्तन की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि भाजपा मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है क्योंकि मेरे सिद्धांत उसके साथ मील खाते हैं। बीजेपी योग्यता के आधार पर नेताओं को पोजीशन देती है। वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए मैंने भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला लिया है। खैर, अन्नामलाई जल्द ही एक फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे। वो ना सिर्फ डीएमके जैसी लोकल द्रविड़ पार्टी की खिलाफत करने लगे, बल्कि उनके रडार पर बीजेपी के समर्थन वाली पार्टी एआईएडीएमके भी आई। अन्नामलाई ने एन मन एन मक्कल यानी मेरी माटी मेरे लोग जैसी कई पॉपुलर यात्राएं भी निकाली। युवाओं के बीच पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी, लेकिन यह पॉपुलैरिटी वोट में तब्दील नहीं हुई।
अन्नामलाई अरावकुरिची की अपनी सीट डीएमके के कैंडिडेट से हार गए। बीजेपी पूरे राज्य में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार बनने में कामयाब रही। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपनी लीडरशिप बदली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन को केंद्रीय मंत्री के तौर पर दिल्ली बुला लिया गया और राज्य की कमान अन्नामलाई को सौंप दी गई। जानकारों ने इसके 3 कारण बताए। पहला, केंद्रीय नेतृत्व को अन्नामलाई पसंद थे। दूसरा कारण था ईमानदार अफसर वाली छवि और युवाओं के बीच अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी। तीसरा कारण, भाजपा जो 2 सीटें जीत पाई थी वो उसी पश्चिम तमिलनाडु की थी जहां अन्नामलाई की प्रेजेंस थी। यानी भले ही अन्नामलाई अपनी सीट हार गए थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन अन्नामलाई ने अगले 2 साल में तलवार की धार पर राजनीति की। अन्नामलाई ने तमिलनाडु के अंदर लोकल द्रविड़ पार्टियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया। उनके जोशीले भाषणों ने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी का पूरा तेवर और कलेवर ही बदल दिया। आक्रामक शैली और अतरंगी विरोध प्रदर्शन से पार्टी लगातार सुर्खियों में रही। अन्नामलाई का कद तमिलनाडु भाजपा में तेजी से बढ़ रहा था और यही बात पार्टी के भीतर उनके लिए चुनौतियां भी खड़ी कर रही थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण जनार्दनन की रिपोर्ट के मुताबिक अन्नामलाई को भाजपा के ही एक शक्तिशाली ब्राह्मण समूह और आरएसएस से लगातार चुनौती मिलने लगी थी। आक्रामक राजनीति ने भले ही अन्नामलाई को लोगों के बीच पॉपुलर किया था, लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत से लोग नाराज थे। यहां तक कि भाजपा की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके के कई नेताओं को भी अन्नामलाई फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एआईएडीएमके पर अन्नामलाई के हमले रुके नहीं। सितंबर 2023 में अन्नामलाई ने मदुरै के एक कार्यक्रम में एआईएडीएमके के नेता पूर्व सीएम अन्नादुराई के खिलाफ बयान दिया, जिसे एआईएडीएमके ने अपने आदर्श और देवतुल्य नेताओं का अपमान बताया। ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री पलानीसामी के साथ अन्नामलाई की पर्सनल राइवलरी ने भी भाजपा को गहरा डेंट दिया। नतीजा यह हुआ कि एआईएडीएमके ने पार्टी मीटिंग में प्रस्ताव लाकर 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद अन्नामलाई ने अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं बदली। दिसंबर 2024 में अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ रेप हुआ। अन्नामलाई ने इस घटना को लेकर डीएमके के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध के तौर पर इस दौरान अन्नामलाई ने पब्लिक के सामने खुद को 6 बार कोड़े मारे। फरवरी 2025 में अन्नामलाई ने डीएमके के दफ्तर अन्ना अरिवलयम की ईंट गिराने की धमकी दी। उन्होंने स्टालिन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीएमके फाइल्स भी जारी की थी। तमिलनाडु में उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स का स्टाइल किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में उन्होंने भाजपा का जनाधार मजबूत करने का काम तो किया ही। लेकिन अन्नामलाई की पॉलिटिक्स वोट भुनाने में नाकाम रही। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जिसका ठीकरा अन्नामलाई के ही सर फूटा। नतीजों के बाद अन्नामलाई छुट्टियों पर ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। महीनों बाद जब वो लौटे तो उनका रुख पहले से थोड़ा नरम दिखाई दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दोबारा एआईएडीएमके के साथ संबंध दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी थी और ऐसा करना अन्नामलाई की लीडरशिप में मुश्किल था, जिसके चलते अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और अन्नामलाई हाशिए पर चले गए। यहां एक थियरी और चलती है, वो ये कि 2026 विधानसभा चुनाव में दोबारा गठबंधन करने के एवज में पलानीस्वामी ने अमित शाह से एक बलिदान मांगा था। यह बलिदान अन्नामलाई का ही था। कहा जाता है कि बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ दोबारा गठबंधन इसी शर्त पर हुआ था कि अन्नामलाई से अध्यक्ष पद छीना जाएगा, और हुआ भी यही। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कारण बीजेपी ने जातिगत समीकरण बताया था। 2026 विधानसभा में भाजपा ने अन्नामलाई को 6 विधानसभा सीटों का प्रभार दिया था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद अन्नामलाई ने यह जिम्मेदारी त्याग दी। पिता की खराब सेहत का हवाला देते हुए अन्नामलाई ने कहा कि वो ज्यादा चुनावी यात्राएं नहीं कर पाएंगे। द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक कोयंबटूर साउथ सीट से अन्नामलाई के चुनाव लड़ने की खबरें थी। इसी बीच खबर आई कि अन्नामलाई के कट्टर प्रतिद्वंदी सेंथिल बालाजी इस सीट से डीएमके के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। खबरें चली कि हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा,
लेकिन इसी बीच 27 मार्च 2026 को अन्नामलाई ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया। और फिर जब 29 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी कोयंबटूर पहुंचे, तब भी अन्नामलाई उनके स्वागत के लिए नहीं गए। ये साफ था कि अन्नामलाई नाराज हैं। लेकिन भाजपा ने नाराजगी के सारे दावों को खारिज किया। भाजपा नेता वंथी श्रीनिवासन ने सफाई देते हुए कहा था कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी अन्नामलाई के साथ हैं, वो उनके प्रिय भाई हैं। लेकिन अन्नामलाई ने पार्टी से लगातार दूरी बनाए रखी और अब अन्नामलाई ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस इस्तीफे के बाद अन्नामलाई अब क्या करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी जनार्दनन की रिपोर्ट के मुताबिक अन्नामलाई की छवि विजय की तरह ही थी। विधानसभा चुनाव में मिली हार से शायद बीजेपी को समझ में आया होगा कि अगर वो एआईएडीएमके के बजाय अन्नामलाई के साथ जाते तो शायद अन्नामलाई की जननायक वाली छवि उन्हें फायदा पहुंचाती। लेकिन बीजेपी यहां चूक गई। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्नामलाई शायद अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अन्नामलाई के संगठन अन्नामलाई अंबु कूट्टम ने तेजी से नए मेंबर्स और पदाधिकारियों की भर्ती शुरू कर दी है। कोयंबटूर की सड़कों पर अन्नामलाई के पोस्टर्स लगे हैं जिस पे लिखा है फियरलेस माइंड्स हैज नो लिमिट्स। जानकारों का अनुमान है कि अन्नामलाई अब बीजेपी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव से पहले अन्नामलाई के पास पूर्ण वक्त होगा तमिलनाडु में अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का। क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लिखा था मेरे साथी हिमांशु ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। अन्नामलाई की इस राजनीतिक स्विच को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।